पिछले कुछ महीनों से अलग थलग रहने वाले जियाओ यान छोटे से शहर में भीड़ भाड़ के बीच चलते हुए और अपने आसपास से शोरगुल सुनते हुए भावनात्मक रूप से आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। मनुष्य वास्तव में एक समूह के रूप में रहना पसंद करने वाले प्राणी हैं। अगर वो दशकों तक जंगलों में अकेला रहता तो क्या वो अभी भी बोल पाता? मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने इस हास्यास्पद सवाल को अपने दिमाग से निकाल दिया और काले कपड़े से लिपटे हुए भारी जुआन शासक की पीठ थपथ पाई। वो एक चौराहे पर खड़ा था और अपनी आवाजों को स्कैन कर रहा था। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने एक राहगीर को खींचा और 1000 औषधीय घर के स्थान के बारे में पूछताछ की। फिर उसने अपने कदम बढ़ाए और राहगीर द्वारा बताई गई दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। कुछ सड़कों से गुजरने के बाद दंगाई आवाज धीरे धीरे कम हो गई और जियाओ यान धीरे धीरे एक संकरी गली में शांत रास्ते पर चल पड़ा। एक पल बाद एक अनोखी छोटी जागीर उसकी नजर में आ गई। मनोर के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बहुत कड़ी थी और 10 से ज्यादा पूरी तरह से हथियारबंद गार्ड मौजूद थे। उन गार्डों को देखते हुए जियाओ यान की भौहें आपस में चिपक गई। वो हजारों औषधीय घर के मालिक को सचेत नहीं करना चाहता था। उसने अपनी नजर घुमाई और फिर पीछे मुड़कर मनोर के पीछे पहुंच गया। उसने ध्यान से चारों ओर देखा और चुपचाप दीवार फांदकर चला गया। जियाओ यान चुपके से मनोर में घुस गया और सतर्कता से गश्त कर रहे कुछ गार्डों से बचता हुआ। उसके बाद उसने चुपके से नौकर की वर्दी पहने एक युवती को पकड़ लिया। युवती के डरे हुए चेहरे को देखकर जियाओ यान ने अपनी आवाज कम की और पूछा, क्या परी डॉक्टर यहां है? जियाओ यान द्वारा अपना मुंह ढके होने के कारण युवती केवल कुछ अस्पष्ट आवाजें ही निकाल सकी। मुझे बताओ कि उसका कमरा कहाँ है। कुछ भी मजाक करने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें नंगा करके बाहर फेंक दूंगा। उसके कानों के पास दी गई नरम धमकी ने युवती को इतना डरा दिया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपने कांपते हाथ से परी डॉक्टर के कमरे की ओर जाने वाले रास्ते की ओर इशारा किया। स्थान की जानकारी प्राप्त करने के बाद जियाओ यान ने युवती को बेहोश कर दिया और उसे एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। फिर वो सावधानी से उस दिशा में चला गया जिस दिशा में लड़की ने संकेत दिया था। कुछ और गश्तों से बचने के बाद जियाओ यान सफलतापूर्वक एक काफी शांत कमरे के पीछे पहुंच गया। वह चुपचाप उसके चारों ओर घूमता रहा और सामने की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजे के बाहर 4 गार्ड मिले। चारों गार्ड की तरह लग रहे थे, लेकिन जिस तरह से वे कभी कभी कमरे में झांकते थे उससे जियाओ यान को ये एहसास हुआ कि वे अंदर के व्यक्ति के लिए थे, बाहर वालों के लिए नहीं। लगता है उसके दिन भी बहुत अच्छे नहीं हैं। जियाओ यान अपने दिल में मुस्कुराया क्योंकि वो कमरे के पीछे गया जो एक छोटी सी झील के सामने था। कमरे के लकड़ी के किनारों पर सावधानी से खड़े होकर जियाओ यान ने धीरे धीरे खुद को एक खुली खिड़की का सामना करने के लिए स्थानांतरित कर दिया। एक पल बाद उसका हाथ खिड़की के किनारे को पकड़ रहा था क्योंकि वो सावधानी से अपने शरीर को कमरे में उठा रहा था। जियाओ यान चुपचाप अपने पैरों के बल जमीन पर उतरा और कमरे को देखा जो अनोखे और शांत तरीके से सजाया गया था। कमरे के अंदर एक हल्की खुशबू बिखरी हुई देखकर उसके दिल ने आह भरी। अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए जियाओ यान को आखिरकार गुलाबी रंग के पर्दे के पीछे एक धुंधली छवि दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर पर्दे को खोला और फिर उसमें झांका। एक छोटे से मंच पर एक सफेद पोशाक पहने महिला खड़ी थी जो अपना सिर झुकाए हुए थी और ध्यान से कुछ औषधीय पाउडर मिला रही थी। कभी कभी वो थोड़ा पाउडर लगाने के लिए क्रिस्टल की छड़ का इस्तेमाल करती और धीरे से अपनी नाक के नीचे सूंघती। कुछ औषधीय पाउडर मिलाने के बाद सफेद पोशाक वाली महिला को कुछ होश आया। उसने अचानक अपना सिर उठाया और अपनी नजर युवक के मुस्कुराते चेहरे की ओर घुमाई। उसके चेहरे की ठंडक धीरे धीरे गायब हो गई। उसने जल्दी से दरवाजे से बाहर झांका और जियाओ यान को इशारा किया।
जियाओ यान मुस्कुराते हुए छोटे मंच पर चला गया और अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया और बोला, देखा जा रहा है? शश, कुछ मत बोलो। परी डॉक्टर ने अपनी उंगली हिलाई और अचानक अपनी जेब से एक छोटी जेड बोतल निकाली। उसने कुछ हल्का लाल तरल डाला, जिसे उसने जियाओ यान के हाथ पर लगाया। तुम क्या कर रहे हो? परी डॉक्टर की हरकत देखकर जियाओ यान उलझन भरी आवाज में पूछने से खुद को नहीं रोक सका। कमरे में खुशबू एक धीमी गति से काम करने वाला जहर है। इसे सांस में लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। परी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर तुम मेरे द्वारा बनाए गए कुछ मारक को लगाओ तो तुम इससे प्रतिरक्षित हो जाओगे। उफ! जियाओ यान ने चौंक कर अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने कमरे में भी जहर लगाओगे। परी डॉक्टर मुस्कुराई और अपने काले बालों को अलग किया। उसने कुछ हद तक असहाय होकर कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। एक कमजोर महिला के रूप में मेरी क्षमता सीमित है, इसलिए मैं केवल इन अपरंपरागत साधनों पर भरोसा कर सकती हूं। तुम किस तरह से कमजोर हो? बिना किसी को पता चले जहर देने का यह तरीका। यहां तक कि मैं भी लगभग इसकी चपेट में आ गया था। जियो यान ने अपना सिर हिलाया और कहा, बाहर के लोग? हां, निगरानी की जा रही है। परी डॉक्टर ने लापरवाही से कहा। वुल्फ हेड मर्सनरी कंपनी ने खबर फैलाई कि मुझे कुछ खजाना मिला है और इस 1000 औषधीय घर का मालिक लालच से मेरे हिस्से पर नजर गड़ाए हुए है। इस दौरान वो 7 रंग की जहर की किताब को लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे रोकने में कामयाब रही। हालांकि वो कुछ हद तक अधीर हो रहा है। तुम क्यों नहीं चले गए? जहर का इस्तेमाल करने की तुम्हारी क्षमता के साथ यहां कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हें रोक सके। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हारे बचने का इंतजार कर रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान उभर आई। जियाओ यान के असहाय चेहरे को देखकर परी डॉक्टर मुस्कुराई। अगर मैं 7 रंग की जहर की किताब का अभ्यास करना चाहती तो मुझे स्वाभाविक रूप से प्रयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री की आवश्यकता होती। क्या यह सबसे अच्छी जगह नहीं है? लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आज ही चले जाना चाहिए। आज उस आदमी ने मुझे जो 3 दिन की समय सीमा दी है, उसका आखिरी दिन है। परी डॉक्टर ने अपना सिर झुकाकर जियाओ यान को देखने से पहले टेबल पर रखे औषधीय पाउडर को एक छोटी बोतल में डाला। तुमने एक बार फिर मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है। अप्रत्याशित रूप से तुम न केवल मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के आंतरिक क्षेत्रों में रहकर बच गए, बल्कि तुम्हारी ताकत में भी काफी वृद्धि हुई है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा सहयोगी बनना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। हाँ, मैं केवल भाग्यशाली था। जियाओ यान हंसा और खड़ा हो गया। चलो चलते हैं। मैं अभी भी वुल्फ हेड मर्सनरी कंपनी के लिए परेशानी खड़ी करने का इरादा रखता हूं। हाँ, मुझे भी शामिल करो। वे मेरी वर्तमान दुर्दशा का एक कारण है। अब जब मैं जा रहा हूं तो यह स्वाभाविक है कि मैं उन्हें मुझे याद रखने के लिए कुछ दूं। परी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और वो सुंदर तरीके से खड़ी हो गई। स्वाभाविक रूप से जब मैं तुम्हें खोजने आया था तो मेरा यही इरादा था। जियाओ यान मुस्कुराया। परी डॉक्टर के जहर में महारत के साथ, यहां तक कि वह भी उससे थोड़ा डर गया था। अगर उसे उसकी मदद मिलती तो वुल्फ हेड मर्सनरी कंपनी से छुटकारा पाना मुश्किल नहीं होता। जैसे ही परी डॉक्टर सामान पैक कर रही थी, प्रवेश द्वार से दस्तक की आवाज आई। एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज कमरे में गूंजी। हाँ, परी डॉक्टर, क्या आप अंदर हैं? हालांकि शब्दों में पूछताछ का भाव था, लेकिन जैसे ही शब्द शांत हुए, दरवाजा खोला गया। अधेड़ उम्र के आदमी की नजर कमरे में घूम गई। जब उसने कमरे के बीच में खड़े युवक को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। भौहें सिकोड़ते हुए उसने अपने हाथ हिलाए। अपने पीछे खड़े 4 गार्डों को बुलाया। उन्होंने अपने हथियार निकाले और कमरे में मौजूद 2 लोगों का सामना किया। परी डॉक्टर, क्या मैं जान सकता हूं कि ये कौन है? अधेड़ उम्र के आदमी की नजर परी डॉक्टर की ओर मुड़ी, जो व्यस्तता से अपना सामान पैक कर रही थी
और उसने एक बेतुकी मुस्कान दी। जियाओ यान। जियाओ यान ने परी डॉक्टर की ओर देखते हुए कहा, जियाओ यान, क्या तुम्हें मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदरूनी इलाकों में नहीं खदेड़ा गया था? जवाब सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा उदास हो गया। उसकी आंखों में खुशी की चमक तुरंत दिखाई दी और उसने विनम्रता से कहा, है, मैंने नहीं सोचा था कि भाई जियाओ यान इतना ताकतवर होगा। मैं पर्वत श्रृंखला के भीतरी क्षेत्रों से बच निकलने के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं, जिसे मृत्यु क्षेत्र भी कहा जाता है। मैं केवल भाग्यशाली था। जियाओ यान ने लापरवाही से अपनी आंखें उठाई और हंसा, मैं परी डॉक्टर के साथ जा रहा हूं। क्या तुम एक तरफ हट सकते हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा थोड़ा मुस्कुराया और मुस्कुराया। ये भाग्य है जिसने हमें मिलने दिया। चूंकि तुम हमारे 1000 औषधीय घर में आए हो, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर और रुकना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से दोस्ती करना। जैसे ही उसने कहा, अधेड़ उम्र का व्यक्ति पीछे हट गया और गार्ड के साथ प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। उसने पहले ही सुन लिया था कि जियाओ यान के पास गुफा से एक खजाना है। अब जब जियाओ यान यहां आ गया है, तो अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। मिस्टर याओ, कृपया अपनी दाहिनी हथेली देखें। क्या ये थोड़ी हरी दिखाई दे रही है? परी डॉक्टर ने अपना सामान एक बैग में लपेटने के बाद उसे अपनी पीठ पर रखा और अचानक बोलने के लिए अपना सिर उठाया। परी डॉक्टर की बातें सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से अपनी हथेली खोली और पाया कि उसकी हथेली का बीच वाला हिस्सा हरा दिखाई दे रहा था। तुरंत उसने पूछा, तुमने मुझे जहर दिया? हाँ, ये सिर्फ खुद को बचाने का एक जरिया है। परी डॉक्टर ने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, मिस्टर याओ, मुझे यकीन है कि आप मेरी बनाई दवा की शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर मैं आपको मारक बनाने की विधि नहीं बताती, तो जहर के असर होने में ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा। जब ऐसा होगा, तो अगर आप भाग्यशाली रहे तो आपको लकवा मार जाएगा, या अगर आप भाग्यशाली नहीं रहे तो मर जाएंगे। कोमल आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। दिन चमकीला और धूप वाला होने के बावजूद मिस्टर याओ को ऐसा लगा जैसे वे बर्फ के एक कमरे में हैं। इतनी सावधानी बरतने के बाद भी वे परी डॉक्टर के जाल में फंस गए थे। मिस्टर याओ ने बहुत देर तक अपने जीवन और लालच को तौला, फिर अनिच्छा से चिल्लाया, मारक औषधि का फार्मूला दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। इतने लंबे समय तक 1000 औषधि गृह में रहने के बाद मिस्टर याओ को मुझसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। चलो हम चलते हैं और मैं तुम्हें फार्मूला सौंप देता हूं। परी डॉक्टर ने आराम से कहा। जियाओ यान के हाथ उसकी गर्दन के पीछे थे और वो 1000 औषधि गृह के मालिक को परी डॉक्टर द्वारा खेलते हुए देख रहा था। वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। हालांकि स्थिति मजेदार होने के अलावा जियाओ यान को थोड़ा और डर भी लगा। अगर इस महिला को मौका दिया जाता तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां कम नहीं होती। परी डॉक्टर के आरामदेह चेहरे को देखते ही मिस्टर याओ का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। वो हिंसक तरीके से हाथ हिलाते हुए एक घेरे में चला गया और गार्ड को कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। चलो चलें। मिस्टर याओ को पीछे गिरते देख परी डॉक्टर ने अपना सिर जियाओ यान की ओर घुमाया और मुस्कुराई। जियाओ यान ने अपना अंगूठा उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गया। परी डॉक्टर उसके पीछे पीछे चल रहा था। उदास भाव के साथ मिस्टर याओ गार्ड के साथ कमरे से बाहर उनके पीछे पीछे चल रहा था। वो खुद को खुश नहीं पा रहा था। धन संपत्ति का मौका उसके हाथ से निकल रहा था। जब वे एक विशाल क्षेत्र में पहुंचे तो परी डॉक्टर ने एक बांस की सीटी निकाली और धीरे से बजाया। एक पल बाद एक विशाल नीला चील आसमान में दिखाई दिया और तेजी से उड़ गया। ये जागीर के ऊपर मंडराता रहा और धीरे धीरे नीचे उतरा। उतरते हुए नीले चील को देखते हुए जियाओ यान ने परी डॉक्टर की कमर पकड़ी और जमीन से नीचे उतरा, जिससे एक धमाकेदार आवाज निकली।
उसका शरीर हवा में उछला और हल्के से चील की पीठ पर जा गिरा। बाज की पीठ पर खड़े होकर परी डॉक्टर ने लापरवाही से एक फार्मूला नीचे फेंका और बाज को नियंत्रित किया तथा मिस्टर याओ की क्रोधित आंखों के नीचे उसे भगा ले गया। चील की विशाल पीठ पर खड़े होकर जियाओ यान ने अपना सिर नीचे किया और उड़ते हुए छोटे शहर को सिकुड़ते देखा। फिर उसने अपने नीचे उत्साही नीले चील को देखा। काफी ईर्ष्या महसूस कर रहा था। इस तरह का उड़ने वाला परिवहन कुछ ऐसा था जिसे दूसरे लोग चाहते थे। जैसे ही उसका हाथ नीले चील के पंखों को धीरे से छूता है, परी डॉक्टर जियाओ यान की अभिव्यक्ति को देखती है और हंसने से खुद को रोक नहीं पाती। क्यों? क्या तुम मेरी जियाओ लैंड में रुचि रखते हो? लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। ये कई सालों से मेरे साथ है। मुझे ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन मैं दूसरों की पसंदीदा चीजें नहीं छीनूंगी। और अगर तुम तैयार भी हो तो भी मैं सहमत नहीं होंगी। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि डू क्यूई महाद्वीप में एक पालतू जानवर का मालिक होना जो लड़ाई में किसी की मदद कर सकता है, उसके मालिक और मैजिक बीस्ट के बीच संबंध बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा कोई विशेष अनुबंध नहीं था जो उन्हें बांधे। हालांकि एक मैजिक बीस्ट एक आक्रामक प्राणी है, इसलिए केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही दोस्ती करने और उनकी वफादारी हासिल करने का अवसर मिलता है। परी डॉक्टर ने इस प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर ब्लू ईगल की वफादारी तभी प्राप्त की जब उसने कुछ साल पहले इसकी जान बचाई थी। अगर वो इसे जियाओ यान को दे देती तो संभावना थी कि ईगल तुरंत अपने पंख फैलाकर पहाड़ों में उड़ जाता। नीले ईगल के पंखों को धीरे से सहलाते हुए एक मुस्कान के साथ परी डॉक्टर ने धीरे से कहा, भले ही जादुई जानवर बहुत भयंकर होते हैं, अगर आप उनकी वफादारी जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वे आपको कभी धोखा नहीं देंगे। इस मामले में वे इंसानों से कहीं बेहतर हैं। अपनी भावनाओं को साझा करते हुए जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी नजर तेजी से हिलती जमीन पर घुमाई और पूछा, वुल्फ हेड मर्सनरी कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? वुल्फ हेड मर्सनरी कंपनी का मुख्यालय किंगशान टाउन के दक्षिणी छोर पर स्थित है। वो क्षेत्र लगभग पूरी तरह से उनके कब्जे में है। उसने अपनी नाजुक उंगली उस दिशा में इशारा की जिस ओर ब्लू ईगल उड़ रहा था। इतने सालों तक किंगशान टाउन में रहने के बाद आपको वुल्फ हेड मर्सनरी कंपनी के सदस्यों की संख्या और कुल ताकत पता होनी चाहिए, है ना? जियाओ यान ने गंभीरता से पूछा। वुल्फ हेड मर्सनरी कंपनी किंगशान टाउन में 10 साल से ज्यादा समय से विकसित हो रही थी और इसमें लगभग 70 से 80 सदस्य होने चाहिए। ज्यादातर सदस्यों की ताकत 2 से 5 स्टार डूजे के बीच है। वुल्फ हेड मर्सनरी कंपनी में 3 कंपनी लीडर हैं। उनमें से एक हे मेंग पहले ही आपके हाथों मर चुका है, इसलिए अब सिर्फ म्यू शे और गान म्यू ही बचे हैं। ओह, गान म्यू? मैं उससे रास्ते में मिला था, इसलिए मैंने रास्ते में ही उससे छुटकारा पा लिया। नाम सुनकर जियाओ यान ने अपना हाथ हिलाया और परी डॉक्टर को हंसते हुए बीच में रोका। ये सुनकर परी डॉक्टर रुक गई। उसकी जमी हुई निगाहें जियाओ यान को बहुत देर तक घूरती रहीं। फिर उसने अपनी बर्फ जैसी सफेद ठुड्डी को हिलाया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ऐसा लगता है कि मैंने एक बार फिर आपकी ताकत को कम करके आका है। ये तो पता ही होगा कि गान म्यू 9 सितारा डूझे है। चूंकि तुम उसे आसानी से मार सकते हो, इसलिए तुम्हारे पास 9 सितारा डूझे जितनी ताकत होनी चाहिए, है ना? हाँ, जियाओ यान मुस्कुराया और बिना स्वीकार या इनकार किए सिर हिलाया। तुमने जो कहा है उसके अनुसार वर्तमान वुल्फ हेड मर्सनरी कंपनी के पास केवल म्यू शही बचा होना चाहिए जो तुम्हारे साथ लड़ सकता है। बाकी तुम्हारे मुकाबले में नहीं है। परी डॉक्टर ने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन उनके पास बहुत सारे लोग हैं और कुछ कारणों से मैं एक के विरुद्ध कई की स्थिति से निपटने में पारंगत नहीं हूं। जियाओ यान ने अफसोस के साथ आह भरी। हालांकि वो जुआन क्लास डू तकनीक के एक जोड़े में पारंगत था, लेकिन उसकी क्यूई विधि केवल लो हुआंग स्तर पर थी।
इस क्यूई विधि के स्तर से जो डू क्यूई बनाई और संग्रहित की जा सकती है, वो 100 से अधिक लोगों को मारने के किसी भी प्रयास का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त थी। वे भाड़े के सैनिक कोई समस्या नहीं है। परी डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और अपनी जेब से एक छोटी जेड बोतल निकाली। उसने उसे पलट दिया और उसमें से एक रंगीन गोली निकाली। उसने उसे जियाओ यान को सौंप दिया और मुस्कुराई। 7 रंगीन जहर की किताब की मदद से अब मैं जो जहर बना सकती हूं, वो 5 सितारा डू जे से नीचे के लोगों को आसानी से अपनी लड़ने की शक्ति खोने या शायद उन्हें मार डालने में सक्षम होना चाहिए। बाद में मैं आकाश से तुम्हारा समर्थन करूंगी। अगर वे एक समूह के रूप में तुम पर हमला करने का इरादा रखते हैं, तो मैं कुछ औषधीय पाउडर बिखेर दूंगी। ये गोली एक मारक है जिसे मैंने बनाया है। मेरा जहर शायद तुम पर ज्यादा असर न करे, लेकिन तुम इसे खाने से जहर को दबाने के लिए जरूरी डू क्यूई को बचा सकते हो। आह! जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और औषधीय गोली ले ली। उसने उत्सुकता से इसे अपने हाथ पर 2 बार घुमाया। अपने टियर 1 कीमियागर की आंखों से इसका अध्ययन करते हुए जियाओ यान देख सकता था कि ये एक असली औषधीय गोली जितनी गोलाकार नहीं थी। यह स्पष्ट था कि ये परी डॉक्टर द्वारा औषधीय पौधों को एक साथ मिलाने और इसे गोली के आकार में ढालने के लिए एक साधारण आग का उपयोग करके बनाया गया था। जियाओ यान ने औषधीय गोली को उछाला और निगल लिया। याओ लाओ, एक महान मास्टर कीमियागर के साथ, जियाओ यान किसी भी घातक जहर से डरता नहीं था जिसे गुप्त रूप से इसमें मिलाया जा सकता था। औषधीय गोली निगलने के बाद मुस्कुराते हुए जियाओ यान ने कहा, चलो म्यू शे की ताकत के बारे में बात करते हैं। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप मुझे क्यूई विधि और डू तकनीक के बारे में विस्तार से बता सके जो उसके पास है। यह देखकर कि जियाओ यान ने औषधीय गोली निगलते समय जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, परी डॉक्टर के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान और भी कोमल हो गई। आखिरकार जियाओ यान ने उसकी जहर देने की विधियों को जानते हुए भी लापरवाही से उसके द्वारा बनाई गई चीजों को निगल लिया था। उसने जो भरोसा दिखाया उससे वो भावुक हो गई। बेशक वो नहीं जानती थी कि जियाओ यान ने बीमा होने के कारण उसके द्वारा दी गई चीजों को साहसपूर्वक निगलने की हिम्मत की। म्यू शे की ताकत 2 सितारा डू शी के आसपास होनी चाहिए। जिस क्यूई विधि से उसने प्रशिक्षण लिया है वो एक पवन प्रकार की क्यूई विधि है जिसे सोरिंग किलर विंड कहा जाता है, जो उच्च हुआंग स्तर है। परी डॉक्टर की उंगलियों ने उसके काले बालों को छुआ जो हवा से उड़ रहे थे और उसने अपने विचार व्यक्त किए। एक उच्च हुआंग स्तर हो। जियो यान को यह शब्द सुनकर राहत मिली। जिस फ्लेम मंत्र से उसने प्रशिक्षण लिया था वो भले ही निम्न हुआंग स्तर का हो, लेकिन ये मध्य हुआंग स्तर से कमजोर नहीं होगा। विभिन्न जुआन रैंक डू तकनीकों को जोड़ते हुए जिनमें वो अच्छी तरह से पारंगत था, जियो यान को विश्वास था कि वो उनके स्टार रैंक के बीच के अंतर को कम कर सकता है। क्यू विधि के अलावा म्यू शे 3 डू तकनीकों में भी पारंगत है। उनमें से एक आक्रामक डू तकनीक है, दूसरी रक्षात्मक डू तकनीक है और अंतिम चपलता वाली डू तकनीक है। परी डॉक्टर ने आगे कहा, ये तीनों डू तकनीकें सभी उच्च हुआंग स्तर की है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें उसे हराने का आत्मविश्वास है? अपना सिर झुकाते हुए परी डॉक्टर हंसी। बस इंतजार करो और शो देखो। चील की पीठ पर खड़े होकर जियो यान ने अपने नीचे छोटे शहर को देखा और मुस्कुराया। फेरी डॉक्टर ने मुशे के बारे में जो वर्णन किया था उसके अनुसार उसकी जीत की संभावना कम नहीं थी। ओह, तुमने कहा कि जियाओ यान ने ऐसा किया? हॉल के बीच में म्यू शे की आंखें लाल थी। वो एक भयभीत भाड़े के सैनिक को घूर रहा था और दहाड़ रहा था। उसके सामने एक गान म्यू की लाश थी। हां, कंपनी लीडर जियाओ यान, जिसका हमने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदरूनी इलाकों में पीछा किया था, वो जिंदा बाहर निकल आया है। भाड़े के सैनिक ने अपनी लार निगली और भयभीत चेहरे के साथ कहा। यह सुनकर म्यू शे का काला चेहरा और भी बदसूरत हो गया।
उसकी बेहद छोटी आंखों में बार बार एक भयावह ठंडक चमक रही थी। वो ठंडे स्वर में पूछने से पहले हॉल में इधर उधर घूमता रहा, गान म्यू को मारना। क्या ये उसने खुद किया था? हालांकि जियाओ यान ने पहले एक छिपकर हमला किया, लेकिन उसके बाद आमने सामने की लड़ाई में दूसरे कंपनी लीडर को फिर भी जल्दी से हरा दिया गया। मेरा अनुमान है कि जियाओ यान की ताकत 9 सितारा डू झे के आसपास हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 महीने से थोड़ा ज्यादा हो गया है। उसे इतनी जल्दी 9 सितारा डू झे कैसे बनाया जा सकता है? एक कोने में मुल्ली ने भाड़े के सैनिक की बातें सुनकर तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये जानना चाहिए कि मुल्ली ने खुद 6 सितारा डू झे से 7 सितारा डू झे तक पहुंचने में आधा साल लगाया था। फिर भी जियाओ यान पहले से ही 9 सितारा डू झे तक पहुंच गया था। इस तरह का झटका कुछ ऐसा था जिसे अभिमानी मुल्ली सहन नहीं कर पा रहा था। यह दूसरों के लिए संभव नहीं हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में उस आदमी के लिए संभव हो सकता है। एक गहरी सांस लेते हुए मुशे ने अपना हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ अगर वो 9 सितारों तक पहुंच गया है? एक डूशी के सामने कोई भी डूझे महत्वहीन है। आदेश दे, हम जियाओ यान की पूरी तरह से तलाश करेंगे। इस बार हम उसे फिर से भागने नहीं दे सकते। उसने अपनी हथेली मेज पर जोर से पटकी और उसकी खतरनाक आवाज ने कहा, मुझे उसके हाथों में मौजूद खजाने को पाने में असमर्थ होने का दुख हो रहा था, क्योंकि हमने उसे मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदरूनी इलाकों में खदेड़ दिया था, ये सोचना कि वो वास्तव में एक बार फिर वापस आएगा। चूंकि वो वापस आ गया है, इसलिए वो हमेशा के लिए यहां रह सकता है। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए म्यूशे को अचानक उस भयावह डू तकनीक की याद आई जिसे जियाओ यान ने उस दिन रसातल के पास प्रदर्शित किया था। उसका दिल थोड़ा उछल गया। जल्दी से उसने खुद को नरम आवाज में सांत्वना दी, ये ठीक है, भले ही उसके पास उच्च श्रेणी की डू तकनीक हो, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। इसके अलावा एक उच्च श्रेणी की डू तकनीक, क्या आपको लगता है कि मेरे पास एक नहीं है? जैसे ही म्यूशे खुद को सांत्वना दे रहा था, एक भाड़े का व्यक्ति अचानक जल्दी से दरवाजा तोड़ता हुआ आया और एक जोरदार आवाज में बोला, कंपनी लीडर। जियाओ यान सामने के दरवाजे से अंदर आ रहा है। क्या? ये शब्द सुनकर हॉल में कोलाहल मच गया। म्यूशे भी इस खबर से स्तब्ध था। वो तुरंत खड़ा हुआ और कुछ कदम आगे बढ़ाकर भाड़े के सिपाही को ऊपर खींच लिया। उसने पूछा, वो कितने लोगों को लेकर आया है? वो अकेला है। भाड़े के सिपाही ने जवाब देते हुए अजीब भाव दिखाया। अकेला? म्यूशे का चेहरा ये सोचकर तमतमा गया कि उसने गलत सुना है। तुरंत उसने स्तब्ध स्वर में पूछा, तुमने कहा था कि वो अकेले ही हमारे मुख्यालय में घुसने वाला है? भाड़े के सिपाही ने जल्दी से सिर हिलाया। ये छोटा सा कमीना, क्या उसने अपना सिर पत्थर से टकरा दिया? क्या वो वाकई सोचता है कि सिर्फ उसके साथ वो हमारी पूरी वुल्फ हेड भाड़े की कंपनी को खत्म कर सकता है? म्यूशे के मुंह का कोना फड़क गया और वो ठंडी हंसी हंसने लगा। ठंडे चेहरे के साथ वो तुरंत हॉल से बाहर चला गया और ठंडी आवाज में बोला, ये अच्छा है कि वो यहां है। इससे मुझे उसे खोजने के लिए लोगों को भेजने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। म्यूली, लोगों को मुख्य दरवाजा बंद करने के लिए कहो। मैं उसे बताना चाहता हूं कि हमारी वुल्फ हेड भाड़े की कंपनी ऐसी जगह नहीं है जहां वो अपनी मर्जी से आ जा सके। हां, म्यूली ने सिर हिलाते हुए एक बड़ा इशारा किया। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी और वो जल्दी से पलटा और आदेश सुनाया, चलो चलते हैं, देखते हैं कि इस कमीने को इतनी हिम्मत किसने दी। हाँ, म्यूशे ने हाथ हिलाया और जोर से हंसा जब उसने सबको हॉल से बाहर निकाला और जल्दी से प्रांगण की ओर बढ़ा। उसके पीछे बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लोगों का समूह सामने के हॉल से गुजरा और प्रांगण में पहुंचा तो उसने देखा कि काले कपड़े पहने एक युवक मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसके नीचे वुल्फ हेड मर्सिनरी कंपनी के 10 से ज्यादा घायल भाड़े के सैनिक पड़े थे जो जमीन पर लौट रहे थे। दरवाजा भी टूटा हुआ था।
म्यूशे कंपनी लीडर, हाँ, बहुत दिनों से नहीं मिले। ये देखते हुए कि ठंडे चेहरे वाला म्यूली आ गया है, युवक ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। आज तुम हमेशा के लिए यहां रह सकते हो। म्यूशे ने एक गहरी सांस ली और अस्त व्यस्त प्रांगण को देखा। वो आगे बढ़ा और युवक की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर भाव तुरंत ही अतुलनीय पाप और घातकता में बदल गए थे। जब उसे मृत्यु की घोषणा का सामना करना पड़ा तो युवक के मुंह का कोना हल्के से उपहास के साथ ऊपर उठा, ये देखकर कि अधिक से अधिक भाड़े के सैनिक प्रांगण में भर गए हैं। जियाओ यान मंद मंद मुस्कुराया। सब कुछ के बावजूद वो धीरे धीरे इकट्ठा हुई भीड़ के सामने आगे बढ़ा। माफ करना, मैं यहां तबाही मचाने आया हूं। युवा, तुम में हिम्मत है। जैसे ही उसने जियाओ यान के अहंकारी व्यवहार को देखा, म्यूशे का अत्यधिक गुस्सा मुस्कान में बदल गया। अपने हाथ की एक लहर के साथ मूल रूप से टूटे हुए सामने के दरवाजे की जगह एक मोटा और भारी काला दरवाजा अप्रत्याशित रूप से एक गुप्त दरार से प्रकट हुआ। धमाके की आवाज के साथ इसने निकास को पूरी तरह से बंद कर दिया। दरवाजा गिरने के बाद वुल्फ हेड भाड़े के सैनिकों के अधिक से अधिक सदस्य आंतरिक प्रांगण से आगे बढ़े और अपने चेहरों पर अशुभ चमक के साथ जियाओ यान को घेर लिया। उनके हाथों में हथियार सूरज की रोशनी में एक ठंडी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। अपने चारों ओर दर्जनों भाड़े के सैनिकों को देखते हुए जियाओ यान कुछ हद तक असहाय होकर अपना सिर हिलाता हुआ दिखाई दिया। मेरे साथ आमने सामने की लड़ाई पर भरोसा मत करो। मैं तुम्हें पूरी तरह से मिटाने के लिए केवल सबसे सुरक्षित तरीका अपनाऊंगा। म्यूली ने जियाओ यान के चेहरे पर नजर डालते हुए व्यंग्य किया। इन शब्दों पर जियाओ यान ने हल्के से अपना सिर हिलाया। म्यूशे के लिए इस समूह का कमांडर बनना वो संभवतः एक लापरवाह मूर्ख नहीं हो सकता था। यदि उनकी परिस्थितियां उल्टी होती तो जियाओ यान भी आमने सामने की लड़ाई में शामिल नहीं होता। इस दुनिया में कुछ भी वास्तव में उचित नहीं है, चाहे तरीका कितना भी घिनौना क्यों न हो। जब तक वो अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त करने में सक्षम हो, वो सबसे अच्छा तरीका होगा। विजेता हमेशा सही होते हैं और हारने वाले केवल अपनी हार पर रो सकते हैं। जियाओ यान को इस वाक्यांश की गहरी समझ थी। जाओ, उसे मार डालो। अब इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करते हुए म्यूशे ने जियाओ यान की ओर इशारा किया। उसकी बर्फीली आवाज में हत्या करने का इरादा था। अपने कमांडर के आदेश पर आसपास के भाड़े के सैनिकों ने तुरंत अपने हथियारों को मजबूती से पकड़ लिया और जियाओ यान के चारों ओर घेरा बनाते हुए युद्ध की चीखें निकालने लगे। सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर म्यूशे ने शांतचित्त युवक को एक गहरी नजर से देखा। उसने अपनी मुट्ठी कसी और ठंडे स्वर में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें आज मरना ही होगा। स्क्री, जब सभी लोग चारों तरफ से जियाओ या पर हमला कर रहे थे, अचानक आसमान में चील की चीख सुनाई दी। आसमान से एक बहुत बड़ी छाया उतरी और उसमें से बड़ी मात्रा में सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। तुरंत आंगन के ऊपर की खाली हवा धीरे धीरे गिरते सफेद पाउडर से भर गई। उस पर ध्यान न दे, पहले उसे मार दे। अचानक हुए बदलाव को देखकर म्यूशे ने अपनी भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में आदेश दिया। उसका आदेश सुनकर घबराए हुए भाड़े के सैनिकों ने तुरंत जियाओ यान पर हमला कर दिया, जो पास में ही था, उसे मारने के इरादे से। जियाओ यान ने अपना सिर उठाने से पहले भाड़े के सैनिकों को चारों तरफ से आते देखा। सफेद पाउडर उन तक पहुंचने वाला था। हल्की सांस लेते हुए जियाओ यान ने कार्रवाई शुरू की। उसने अपने पैर नीचे किए और अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ पर भारी जुआन शासक को कसकर पकड़ लिया। धीमी आवाज में भारी जुआन शासक को अपनी हथेली में पकड़कर वो उड़ गया। जियाओ यान के शरीर के चारों ओर एक काली छाया घूम गई और सामने के कुछ भाड़े के सैनिक जो उस पर हमला कर रहे थे, भारी शासक द्वारा हिंसक रूप से गिरा दिए गए। उनके शरीर पीछे की ओर फेंके जाने पर उनके मुंह से खून की धार बह निकली। धमाका।
काले रंग के शासक को जियाओ यान के सामने कठोर जमीन में जोर से घुसाया गया था। शासक के स्थान से कुछ दरारें तेजी से फैल गई। अपने दाहिने हाथ से भारी जुआन शासक को पकड़े हुए जियाओ यान के बाएं हाथ ने अचानक आकाश की ओर निशाना साधा। उसने अपनी हथेली को मोड़ा और एक शक्तिशाली चूषण बल ने तुरंत आंगन की ओर उतरते हुए सफेद पाउडर को चूस लिया। जैसे ही पाउडर नीचे गिरा, जियाओ यान का बायां हाथ कांप उठा और एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत धक्का देने वाले बल ने सफेद पाउडर को आसपास के भाड़े के सैनिकों की ओर उड़ा दिया। खांसी, खांसी। एक तूफान की तरह जियाओ यान से सफेद पाउडर बाहर निकल आया। पाउडर से घिरे सभी भाड़े के सैनिकों ने तुरंत एक हिंसक खांसी निकाली। पाउडर में कुछ अजीब बात है। पीछे हटो। जियाओ यान के नियंत्रण में पाउडर को जल्दी से मुशे के सामने धकेल दिया गया। जब मुशे ने इसे अंदर लिया तो उसका चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से आदेश दिया। उसका आदेश सुनते ही बिखरे हुए पाउडर में अंधाधुंध दौड़ रहे भाड़े के सैनिक जल्दी से पीछे हट गए। हालांकि लगभग 10 कदम पीछे हटने के बाद वे एक के बाद एक गिरने लगे। केवल कुछ मजबूत भाड़े के सैनिक थे जो अस्थिर रूप से इसे झेलते रहे और जल्दी से आंगन में वापस चले गए। ये देखकर कि केवल कुछ ही पाउडर भरी हवा से बाहर निकलने में कामयाब रहे, मुशे का चेहरा बेहद उदास हो गया। एक अशांत और हिंसक हवा उसके सामने आई और उस पाउडर की ओर बह गई जो उसकी ओर फैल रहा था। हिंसक हवा से उड़ाए जाने पर पाउडर धीरे धीरे बिखर गया, जिससे कई भाड़े के सैनिक गिर गए। उनके मुंह से कई दर्दनाक करान निकलती रहीं। म्यूशे ने एक सांस ली जब उसने देखा कि भाड़े के सैनिकों की जान खतरे में नहीं है। उसने अपना सिर उठाया और आंगन के बीच में खड़े युवक को घूरा। एक गंभीर स्वर में उसने कहा, छोटे कमीने, तुमने जहर का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? तुम अपनी संख्या का फायदा उठा सकते हो, तो मैं जहर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा और कुछ बचे हुए भाड़े के सैनिकों को घूरा। मुस्कुराते हुए जियाओ यान ने अपने कंधों से भारी शासक को सहारा दिया और 2 कदम आगे बढ़ा। हालांकि एक बदलाव तब हुआ जब उसका दूसरा कदम जमीन पर पड़ा। भाड़े के सैनिकों में से एक जो बार बार जमीन पर करहा रहा था, अचानक अपने पैरों पर कूद गया। उसके हाथ में जो तेज लंबी तलवार थी, उसमें डू क्यूई की एक पतली परत थी और उसने चालाकी से और क्रूरता से जियाओ यान के निचले पेट पर वार किया। घात का सामना करते हुए जियाओ यान ने घबराहट का जरा भी संकेत नहीं दिखाया। उसने भारी जुआन शासक को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने सामने रख लिया, जिससे जियाओ यान का आधा शरीर ढक गया। साथ ही इस बचाव ने लंबी तलवार के हमले को आसानी से मात दे दी। क्लैंग! लंबी तलवार ने भारी जुआन शासक पर वार किया। तुरंत हर जगह चिंगारियां उड़ गई। हालांकि इसने शासक के शरीर पर सफेद खरोंच तक नहीं छोड़ी। छिपकर हमला विफल होने के बाद घात लगाने वाला आगे बढ़ना जारी नहीं रखा। उसने हमले से विपरीत बल का इस्तेमाल किया और जल्दी से पीछे हट गया। चूंकि तुमने घात लगाया है, तो तुम क्यों जा रहे हो? जियाओ यान को उसके इरादों का पता तब चला जब घात लगाने वाला पीछे हटने वाला था। एक हल्की हंसी के साथ उसके पैर जमीन पर धंस गए। एक विस्फोटक ध्वनि के साथ जियाओ यान का शरीर अचानक आगे बढ़ा और एक पल में घात लगाने वाले से केवल आधा मीटर दूर था। घात लगाने वाले से मिलते ही जियाओ यान की आंखों के कोने में एक ठंडी मुस्कान थी। घात लगाने वाला उसका पुराना दुश्मन मूली था। म्यूली के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि उसने जियाओ यान को देखा जो उसके आसपास ही था और उसकी आंखों के गहरे क्षेत्रों में घबराहट थी। जब औषधीय पाउडर आसमान से उतरा था, तो उसने जियाओ यान के करीब पहुंचने के लिए उसके द्वारा पैदा की गई अराजकता का इस्तेमाल किया था और उससे थोड़ी दूरी पर जहर खाने का नाटक किया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी को उसकी हरकतें आसानी से समझ में आ गई होंगी।
लियर, सावधान। युद्ध के मैदान में अचानक हुए बदलाव ने मंच पर खड़े म्यूशे को भी चौंका दिया था। यह विशेष रूप से तब हुआ जब उसने देखा कि घात लगाने वाला वास्तव में उसका बेटा था। उसके चेहरे का रंग बदल गया क्योंकि उसने जल्दी से पुकारा, टीएल। लियर का मतलब म्यूली है। जैसा कि पहले बताया गया है, एर एक प्यारा शब्द है। बहुत देर हो चुकी है। पीछे हटते हुए म्यूली को एक घनी मुस्कान देते हुए जियाओ यान एक बार फिर जमीन पर लेट गया। एक विस्फोट हुआ और उसका शरीर जल्दी से म्यूली के सामने आ गया। उसके हाथ में भारी जुआन शासक था, जो हवा के तेज दबाव की आवाज लेकर मूली की छाती की ओर तेजी से जा रहा था। उसके सामने तेज हवा के दबाव ने मूली के हावभाव को एक बार फिर बदल दिया। उसे एहसास हुआ और उसने अपने दिल में कहा, यह आदमी वाकई 9 सितारा डूजे है। ये विचार मूली के दिमाग में कौंधा और जैसे ही उसने अपने दांत भींचे, वो गायब हो गया। वह जियाओ यान के हमले से घिरा हुआ था और अपनी मौजूदा गति के साथ हमले से पूरी तरह बचना असंभव था। इसलिए वो केवल जियाओ यान के हमले का बलपूर्वक विरोध कर सकता था। अपने मुंह के कोने को हिलाते हुए मूली ने बिना किसी रोकटोक के अपनी सारी डूब की हुई अपनी लंबी तलवार में उड़ेल दी। अंत में उसने अपने दांत भींचे और अपनी तलवार, जो हवा के तेज टूटने की आवाज लेकर आ रही थी, जियाओ यान की छाती पर वार कर दी। धमाका। विशाल शासक का शरीर तेजी से हवा में उड़ गया और अंत में मूली की छाती पर जोर से टूट पड़ा। तुरंत ही एक और ताजा खून हिंसक रूप से बाहर थूका गया। तीव्र दर्द के कारण मूली की आंखों में एक खतरनाक चमक चमक उठी। जब उसका शरीर पीछे की ओर गिरने वाला था, तो उसकी हथेली ने तलवार की मूठ पर एक भयंकर बल लगाया। तलवार उसके हाथ से छूट गई और मूली की भयावह निगाहों के नीचे जियाओ यान की छाती में घुस गई। जियाओ यान के क्रूर हमले के तहत म्यूली का शरीर एक तोप के गोले की तरह जमीन पर गिरा और एक विशाल लकड़ी के खंभे से टकरा गया। उसने एक और कौर खून थूका, जिससे उसके सामने सब कुछ काला हो गया और वो बेहोश हो गया। भयंकर बल वाली तलवार ने जियाओ यान की छाती में बेरमी से छेद किया। म्यूली के इस हताश करने वाले प्रहार ने जियाओ यान को एक छोटा कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आकाश में परी डॉक्टर ने चौंक कर आह भरी, क्योंकि उसने देखा कि जियाओ यान को तलवार से छुरा घूमता जा रहा है। वो उसे बचाने के लिए ब्लू ईगल पर सवार होकर नीचे उतरने ही वाली थी कि जियाओ यान ने अपना हाथ उठाया और उसकी ओर हाथ हिलाया। जियाओ यान ने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती पर लगी तलवार को देखा। उसने तलवार की मूठ पकड़ी और उसे बाहर निकाला। तलवार की नोक पर ताजा खून का कोई निशान नहीं था। युनजी ने जो अंदरूनी वस्त्र छोड़ा है, वो वाकई मजबूत है। ये देखकर कि तलवार की नोक पर खून का कोई दाग नहीं था, जियाओ यान अपने दिल में प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने तलवार को एक तरफ फेंक दिया और आधिमरे हुए मूली को देखा। लियर। एक पल में मूली पीछे की ओर गिर गया और युद्ध के मैदान से उड़ गया। ऊंचे मंच पर मुशे का सिर खाली हो गया। वो जल्दी से नीचे कूद गया और बेहोश मूली को जोर से हिलाया। अपनी उंगली से यह जांचने के बाद कि मूली की सांस मौजूद है, उसने राहत की सांस ली। उसने बेहोश मूली को अपने पीछे भाले के सैनिकों को सौंप दिया और अपना सिर ऊपर उठाकर जियाओ यान को खतरनाक तरीके से घूरने लगा। उसके हाथ ने धीरे से जमीन से एक स्टील का भाला उठाया और उसकी हड्डी को कंपा देने वाली आवाज में मारने का इरादा था। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम आज यही मर जाओगे। तुमने मुझे पिछली बार पहले ही बता दिया था। जियाओ यान ने मूली को घर में उठाए जाते हुए देखा और उसके मुंह का कोना उदासीनता से ऊपर उठा। जब म्यूली को हेवी जुआन शासक द्वारा कुचला जा रहा था, शासक पर ऊर्जा म्यूली के शरीर से गुजरी थी और उसके पेट के निचले हिस्से में डू क्यू भंवर को तोड़ दिया था। दूसरे शब्दों में, भले ही म्यूली अपनी चोटों से उबर जाए, लेकिन वो एक अपंग होगा। ये कार्रवाई थोड़ी क्रूर लग सकती है,
लेकिन जियाओ यान को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनका रिश्ता ऐसा था जिसे सुलझाया नहीं जा सकता था। पहाड़ की गुफा में उसे मारने की कोशिश और पर्वत श्रृंखला के पार पीछा करने की वजह से जियाओ यान को पिता और बेटे के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी, अगर वो भाग्यशाली नहीं होता। इसके अलावा जियाओ यान समझ गया था कि अगर वो उनके हाथों में पड़ गया तो मौत भी एक शानदार सपना हो सकता है। इसलिए जब उसके दुश्मनों का सामना हुआ, खासकर उन लोगों से जिनके साथ उसका बहुत बुरा रिश्ता था, तो जियाओ यान कोई दया नहीं दिखाएगा। वो अगर मार सकता था तो मार देता और ये सुनिश्चित करता कि अगर वो नहीं मार सकता तो दूसरा बदला लेने की क्षमता खो दे। म्यू शे ने धीरे से अपना भाला उठाया और जियाओ यान को घूरते हुए देखा, जो शांति से मुस्कुरा रहा था। उसकी हत्या के इरादे के प्रोत्साहन के तहत उसके शरीर में डू क्यूई तेजी से और हिंसक रूप से बढ़ने लगा। उसके शरीर की सतह पर एक हल्के हरे रंग की डू क्यूई धीरे धीरे उसके शरीर से निकल गई, जिससे उसके शरीर पर डू क्यूई का एक पतला हरा लबादा बन गया। शरीर से जुड़े एक ऊर्जा लबादे में डू क्यूई को हेरफेर करना एक डूशी का चिन्ह था। ये ऊर्जा लबादा न केवल मालिक की रक्षा, गति और हमले को मजबूत करता है, बल्कि ये मालिक के अपने आसपास से ऊर्जा के अवशोषण में भी सुधार करता है, ताकि लड़ाई के दौरान समाप्त होने वाली ऊर्जा को पूरक बनाया जा सके। इसलिए लड़ाई के दौरान लगभग हर डूशी की पहली कार्रवाई इस डू क्यूई लबादे को बुलाना होगा। जियाओ यान की वर्तमान ताकत के साथ अगर वो डू क्यूई लबादा बुलाने की कोशिश करता तो वो अपने शरीर के कुछ हिस्सों को मुश्किल से ढक पाता। रक्षा, गति और आक्रमण में वृद्धि भी नगण्य होगी। आखिरकार एक डूझे और एक डूशी दो अलग अलग वर्ग के थे। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इस प्रकार यदि जियाओ यान मुशे की तरह एक लबादा बुलाना चाहता था तो उसे पहले एक डूशी बनना होगा। म्यू शे को देखकर, जिसने अपना ऊर्जा लबादा बुलाया था, जियाओ यान ने हल्की आह भरी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव भी उभर आया। जियाओ यान के शब्द कितने भी अच्छे क्यों न हों, उसका प्रतिद्वंद्वी एक सच्चा डूशी था। जियाओ यान के हाथ ने भारी जुआन शासक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके बढ़ते ध्यान के बाद उसके शरीर में भंवर से डू क्यूई के कई धागे बहने लगे और उसके शरीर के भीतर अशांत रूप से बहने लगे, जिससे उसके मालिक को लड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिल गई। म्यू शे के हाथ ने धीरे धीरे उसके भाले को रगड़ा और उसके शरीर में डू क्यूई के अधिक से अधिक अशांत होने का इंतजार किया, इससे पहले कि वो अचानक एक धीमी चीख निकालता। उसके पैर जमीन पर हिंसक रूप से धक्के मार रहे थे, उसके शरीर को भयंकर रूप से आगे की ओर उछाल रहे थे। उसके हाथ में भाला थोड़ा कांप उठा और भाले के कुछ बर्फ जैसे सफेद भ्रम प्रकट हुए। भाले की नोक एक सफेद छाया में बदल गई थी, जो मुश्किल से लेकिन बेरमी से जियाओ यान की गर्दन की ओर जा रही थी। कुछ समय पहले मूली की तलवार से गोली लगने के बाद मुशे ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि जियाओ यान ने अपने शरीर पर एक रक्षात्मक आंतरिक बनियान पहना हुआ था। इसलिए उसके सभी हमले अब जियाओ यान के सिर पर केंद्रित थे। मुशे के क्रूर हमले का सामना करते हुए जियाओ यान का शरीर थोड़ा पीछे हट गया। उसने भाले के हमले को रोकने के लिए भारी जुआन शासक की चौड़ी सतह का उपयोग किया। क्लैंग क्लैंग, जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े, चिंगारियां उड़ी और हर बार जब भाला शासक के संपर्क में आया तो एक स्पष्ट खनक सुनाई दी। थोड़ी देर के लिए जियाओ यान को परेशान करने के लिए सामान्य हमलों का उपयोग करने के बाद म्यू शे ने आखिरकार बाद की असली ताकत को समझ लिया। एक 9 सितारा डूझे। एक बार जब उसने अपने प्रतिद्वंदी की बेसलाइन को मोटे तौर पर पकड़ लिया तो म्यू शे के मुंह का कोना एक ठंडे कोण में मुड़ गया। जब तक जियाओ यान को डूशी में पदोन्नत नहीं किया गया था, तब तक डरने की कोई बात नहीं थी। चालाक भाले ने हवा से प्रतिरोध को पार कर लिया और तेज आवाज के साथ बिजली की तरह हमला किया। उसी समय शासक जल्दी से क्षैतिज रूप से घूम गया
एक बार फिर भाले को रोकने का इरादा रखते हुए। हालांकि जब भाला काले शासक के संपर्क में आया तो भाले का शरीर कंपन करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी नोक इस तरह से हिल गई कि उसने शासक के प्रतिरोध को दरकिनार कर दिया। शासक पर काबू पाने में अपनी सफलता पर म्यू शे की आंखें सिकुड़ गई और उसकी आंखों में एक ठंडक चमक उठी। उसकी हथेली अचानक आगे की ओर बढ़ी, भाले के दूसरे हैंडल से टकराई और सीधे जियाओ यान की गर्दन की ओर चली गई। धमाका! भाले की नोक को देखकर जो चालाकी से उसकी ओर फेंकी गई थी, जियाओ यान का शरीर जल्दी से पीछे हट गया। उसके पैर जमीन पर पड़े, जिससे एक विस्फोटक ध्वनि पैदा हुई और उसका शरीर तुरंत बाहर निकल गया। बढ़ते हुए हवा के कदम। ये देखते हुए कि जियाओ यान की गति विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी, म्यू शे ने भी एक हल्की चीख निकाली। उसके पैर की नोक धीरे से जमीन पर दब गई और उसके शरीर में डू क्यूई उमड़ पड़ा। उसका शरीर तूफान में गिरते हुए पत्ते की तरह था, क्योंकि वो अत्यधिक गति से जियाओ यान की ओर भागा। उसी समय उसके हाथ में भाले का भ्रम फैलने लगा। म्यू शे को बिना हार माने उसका पीछा करते हुए देखकर जियाओ यान ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंख के कोने ने पीछे की ओर झांका और महसूस किया कि वह दीवार के कोने के करीब था। जियाओ यान के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने अपने शरीर को आगे की ओर फेंका और उसके पैर पीछे की ओर उछले। एक हल्के पीले रंग की डू क्यूई ने उसके पैरों को ढक दिया, जैसे ही वे दीवार से टकराने वाले थे। उसने अपने पैरों को थोड़ा मोड़ा और तुरंत एक विस्फोटक ध्वनि आई। हिंसक विपरीत बल ने जियाओ यान के शरीर को बाहर की ओर धकेल दिया। हवा में जियाओ यान ने अपने हाथ में भारी जुआन शासक को उठाया और एक अर्धवृत्ताकार झूलते हुए गति की। फिर उसने विस्फोट से उत्पन्न भयंकर शक्ति का उपयोग किया और उसे मु शे की ओर एक अतुलनीय भयंकर शक्ति के साथ पटक दिया। कांटे का वार। मु शे ने अपने ऊपर छाया द्वारा लाए गए बल को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने अपने हाथ में भाला घुमाया और गहरी आवाज में चिल्लाया। तुरंत एक हरे रंग का बवंडर उसे घेर लेता है। जैसे ही बवंडर घूमता है, आसपास की हवा फट जाती है। भाला कुछ पल के लिए स्थिर रहता है। इससे पहले कि वो काले भारी जुआन शासक से टकराता है, हवा के टूटने की एक तीखी आवाज होती है। क्लैंग। धातु के टकराने की स्पष्ट आवाज अचानक आंगन में गूंजती है, जो लंबे समय तक चलती है। ये कहना होगा कि एक डू शी और एक डू जे के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। एक 2 सितारा डू शी के रूप में म्यू शे की डू क्यूई की ताकत कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना जियाओ यान कर सके। म्यू शे ने अपनी डू तकनीक का उपयोग करके एक स्पष्ट ध्वनि के बाद जियाओ यान के हाथ से भारी जुआन शासक को गिराने में कामयाब रहा। काला शासक आसमान की ओर उड़ गया। अपना हथियार खोने के बाद जियाओ यान का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, क्योंकि उसने इसे वापस छीनने के लिए अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की। हालांकि म्यू शे ने खुद को जमीन से धकेलते हुए बस एक उदास और ठंडी मुस्कान दी। अपने वायु गुणधर्म डू क्यू की मदद से, जिसने उसे हल्का शरीर दिया, वो तेजी से काले रूलर के नीचे पहुंचा और अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर म्यू शे ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसके हाथ ने काले रूलर को पकड़ा, म्यू शे का चेहरा अचानक बदल गया। काले रूलर ने न केवल अपने अत्यधिक वजन से म्यू शे के शरीर को जमीन पर खींच लिया, बल्कि म्यू शे के शरीर में बहते डू क्यू के प्रवाह को भी धीमा कर दिया, जिससे व्यक्ति की डू क्यू को दबाने का विशेष प्रभाव पड़ा। इस तरह की स्थिति का सामना न करने के कारण म्यू शे तुरंत घबरा गया, यहां तक कि उसका शरीर भी धीमा हो गया था। स्पष्ट रूप से म्यू शे को तेजी से बहने वाले डू क्यू की आदत थी और वो इस अचानक बदलाव के अनुकूल नहीं हो सका। अरे, क्या अजीब हथियार है, ये विचार म्यू शे के मन में आया और उसने अपने हाथ में पकड़े काले रूलर को गर्म आलू की तरह एक तरफ फेंकने का इरादा किया। हालांकि जियाओ यान का शरीर अचानक उसके पीछे दिखाई दिया और जियाओ यान की मोटी ठंडी हंसी ने
म्यूशे के पूरे शरीर को ठंडा कर दिया। आगे बढ़ो और इसे छीन लो। क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हें ये मिल गया? ऑक्टेन ब्लास्ट। जियाओ यान के दिल में ठंडी चीख ने उसकी मुट्ठी पर एक चौंकाने वाली क्रूर ताकत दिखाई। जियाओ यान ने अपनी मुट्ठी कसी और एक तेज हवा के दबाव से आवाज निकालते हुए बेरमी से मुशे की पीठ पर वार किया, जिसका शरीर सुस्त हो गया था। उसके पीछे अचानक प्रकट हुई शक्तिशाली शक्ति ने मुशे के चेहरे को बदल दिया। उसके हाथ ने जल्दी से शासक को छोड़ दिया और उसके शरीर में डू क्यूई बेतहाशा ऊपर उठने लगा। उसके शरीर पर डू क्यूई लबादा एक बार फिर से बहुत घना हो गया था। समय की उस छोटी सी घटना ने मुशे को बस इतना ही करने दिया। इससे पहले कि वो डू क्यूई लबादे की सुरक्षा को और भी मोटा कर पाता, जियाओ यान का हमला हिंसक रूप से उसकी पीठ पर आ गिरा। धमाका। आंगन में एक दूसरे से टकराने वाली लाशों की दबी हुई आवाज गूंजी। आवाज धीमी और गहरी थी, लेकिन उसमें असली ताकत का एहसास था। पीछे से उस पर जो भयंकर ताकत लगी, उससे म्यूशे का चेहरा अचानक सफेद हो गया, क्योंकि उसका शरीर हिंसक रूप से आगे की ओर फेंका गया था। सौभाग्य से उसका हाथ जमीन से टकराया, क्योंकि वो जमीन पर गिरने वाला था, और हवा में कुछ फुर्तीले कलाबाजी करने के बाद वो आखिरकार कुछ मीटर दूर गिरा। ऐसा करते हुए वो लड़खड़ा रहा था। उसने अपने शरीर को स्थिर किया, लेकिन इससे पहले कि वो पलटकर पलटवार कर पाता, म्यूशे का चेहरा एक बार फिर बदल गया। डू क्यूई को नियंत्रित करते हुए उसने तेजी से अपनी उभरी हुई डू क्यूई को अपनी पीठ की ओर स्थानांतरित किया और उस छिपी हुई शक्ति को घेर लिया जो गुप्त रूप से प्रवेश कर रही थी। जैसे ही डू क्यूई ने छिपी हुई शक्ति को घेर लिया, थोड़ी दूरी पर खड़े जियाओ यान ने हल्के से आवाज लगाई, विस्फोट। धमाका। एक और नरम और धीमी दबी हुई आवाज निकली। म्यूशे का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसके गले से एक दर्दनाक दबी हुई चीख निकली। उसके मुंह के कोने पर एक चमकदार खून का धब्बा दिखाई दिया। क्या अफसोस है। म्यूशे की ओर देखते हुए, जिसका घाव बहुत गंभीर नहीं था, जियाओ यान ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। म्यूशे वाकई एक डूशी बनने के योग्य था। वो वास्तव में ऑक्टेन ब्लास्ट की छिपी हुई शक्ति को इतनी जल्दी खोज पाने में सक्षम था। अगर वो इसे खोजने में थोड़ा धीमा होता, तो ये लड़ाई समय से पहले ही समाप्त हो सकती थी। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस आदमी की प्रतिक्रिया समय जियाओ यान की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। इतने कम समय में वो अपनी डू क्यूई को इकट्ठा कर सका और ऑक्टेन ब्लास्ट की छिपी हुई शक्ति को घेर लिया। जब ऐसा हुआ, तो छिपी हुई शक्ति की विस्फोटक शक्ति का प्रभाव बहुत कम हो गया। 2 कदम आगे बढ़ते हुए जियाओ यान ने भारी जुआन रूलर को पकड़ लिया जो जमीन में डाला गया था। उसने इसे थोड़ा झटका दिया और इसे अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। म्यूशे के चेहरे पर भयानक भाव को देखते हुए जियाओ यान मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। इस बार इस आदमी को जो मार पड़ी थी, वो पूरी तरह से उसकी अपनी करतूत थी। इसे आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अच्छा लड़का, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें वाकई कम आंका है। अपने मुंह से खून के धब्बे पोंछने के बाद म्यूशे के चेहरे पर एक खतरनाक भाव उभर आया। इतने सालों में यह पहली बार था कि उसे डूजे ने शर्मिंदा कर दिया था। उस समय म्यूशे ने बोलते समय अपने दांत पीस लिए। जियाओ यान ने बस मुस्कुराया और उसे अनदेखा कर दिया। उसकी जीभ हिल गई। उसने तुरंत एक एनर्जी रिकवरी पिल निगल ली, जिसे उसने अपने मुंह में छिपा रखा था, और जल्दी से महसूस किया कि उसके शरीर में डू क्यूई धीरे धीरे ठीक हो रही है। जियाओ यान, तुम्हें बहुत खुश नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि तुम कुछ उच्च श्रेणी की डू तकनीक जानते हो। भाला अचानक जमीन पर पटक दिया और म्यूशे ने ठहाका लगाया। उसके शरीर पर डू क्यूई लबादा धीरे धीरे कम होने लगा, जबकि लोहे के भाले की नोक मोटी हरी डू क्यूई की परत से ढकने लगी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई नहीं जानता? म्यूशे की हथेली अचानक भाले पर कस गई
और वो भयावह रूप से हंसा। तुम्हारे और परी डॉक्टर के लिए धन्यवाद। गुफा में तीसरे पत्थर के बक्से में एक स्क्रॉल था, जिसमें एक उच्च श्रेणी की डू तकनीक थी, जो मेरे लिए उपयुक्त है। आज मैं तुम्हें यहां मरने दूंगा। म्यू शे की भयावह हंसी सुनकर जियाओ यान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि म्यू शे वास्तव में पत्थर के बक्से को बलपूर्वक खोल देगा और उसमें रखी गई किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाएगा। म्यू शे के हाथ में भाले की नोक पर घने डू क्यूई को देखते हुए जियाओ यान, जो कई उच्च श्रेणी की डू तकनीक में पारंगत था, स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह कम से कम एक जुआन श्रेणी की डू तकनीक थी। उफ! जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और एक नरम आह भरी। उसके हाथ ने हल्के से अपने हाथ की अंगूठी को छुआ और विशाल भारी जुआन शासक एक बार फिर उसके हाथ में दिखाई दिया। चूंकि ये यहां तक पहुंच गया था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वो पीछे न हटे। म्यू शे के हाथ में भाले पर डू क्यूई लगातार घनी होती गई, क्योंकि वह जियाओ यान की हरकत को ठंडे दिमाग से देख रहा था। अंत में एक दहाड़ते हुए शेर के सिर की आकृति उभरी हुई डू क्यूई के भीतर धीरे धीरे बनी। डॉ क्यूई शेर के सिर को देखते हुए, जो छड़ी की नोक पर जमा हुआ था, म्यू शे की आंखों में खुशी की चमक थी, जबकि उसके मुंह के कोने पर एक बार फिर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। उसके हाथ में भाला अचानक एक अजीब कंपन पैदा कर रहा था, क्योंकि म्यू शे ने सोअरिंग विंड स्टेप्स का इस्तेमाल किया था। बेटा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक डॉशे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हाई जुआन डॉ तकनीक, एक डॉजे के रूप में तुम जो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो, उससे बिल्कुल अलग है। म्यू शे ने जियाओ यान पर क्रूरता से हमला किया, जब उसने अपना सिर उठाया और चिल्लाया, जंगली शेर का जाप। उसके चिल्लाने के बाद म्यू शे के हाथ में भाले की नोक पर एक बहुत बड़ा तेजी से दौड़ता हुआ ऊर्जा शेर उभर आया। इसकी हिंसक शेर की दहाड़ पूरे छोटे से स्थान पर गूंज उठी, जिससे आकाश में परी डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। भाले की नोक पर मौजूद क्रूर ऊर्जा शेर को देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए जियाओ यान का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ी और उसके शरीर में डू क्यूई बढ़ने लगी। काले रूलर की सतह पर अचानक एक धधकती रोशनी उभरने लगी। उच्च तापमान के कारण आसपास की हवा में धुंधली विकृति पैदा हो गई। ज्वाला फूटने वाली सुनामी। युवक की धीमी चीख से आंगन का तापमान काफी बढ़ गया। रूलर का शरीर भी तेजी से चमकने लगा, क्योंकि इसकी अजीबोगरीब रेखाएं सतह पर एक रहस्यमयी तस्वीर की रूपरेखा बनाती थी। इस बार डी क्लास डू तकनीक का उपयोग करते समय जियो यान ने पिछली बार की तरह ताकत की कोई कमी नहीं दिखाई। हालांकि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो डी क्लास डू तकनीक की असली ताकत का 10% भी उपयोग नहीं कर सका, लेकिन ये म्यू शे को संभालने के लिए पर्याप्त से अधिक था। आसमान में बिखरी लाल रोशनी के बीच जियो यान के हाथ में काला रूलर अचानक गुस्से से नीचे की ओर फट गया। रूलर के ऊपर से एक धधकती लाल रोशनी निकली। जहां भी ये गुजरी, इसने जमीन को नुकसान पहुंचाया और इसे गंदगी में बदल दिया। जियाओ यान के पैरों के नीचे से एक लंबी और गहरी खाई म्यू शे की ओर फैली हुई थी, जो उस पर हमला कर रहा था। हवा द्वारा प्रेषित तीव्र दबाव और उच्च तापमान ने म्यू शे की आंखों के सबसे गहरे हिस्से में भय पैदा कर दिया। ये उसकी उम्मीदों से परे था। केवल 2 महीनों में उसके सामने प्रदर्शित युवक ने रहस्यमय डू तकनीक की ताकत को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। म्यू शे ने अपने दांत भींच लिए। ऐसी स्थिति में उसके पास पीछे हटने का विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वो पीछे हटता तो मौत उसका इंतजार कर रही थी। ये स्पष्ट रूप से समझते हुए म्यू शे ने अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने सभी डू क्यूई को भाले में डाल दिया, इससे पहले कि वो लाल बत्ती से जोर से टकराएं। धमाका! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने पूरे प्रांगण को लगभग उलट दिया। जिस स्थान पर लाल बत्ती म्यू शे के संपर्क में आई, वहां कई बड़ी दरारें दिखाई दी और मकड़ी के जाले की तरह फैल गई,
जब तक कि ये कुछ घरों में प्रवेश नहीं कर गई। घर थोड़ा हिल गए और ढह गए। लाल बत्ती के भीतर सब कुछ शांत था। एक क्षण बाद एक छाया विस्फोटक बल के साथ बाहर निकली और अंततः एक दीवार से टकरा गई। दीवार तुरंत मलबे में बदल गई क्योंकि धुआं हवा में फैल गया। हवा बह गई और धूल बिखर गई। धीरे धीरे एक भारी जुआन शासक को ले जाने वाले एक युवक की आकृति दिखाई दी। ये देखकर कि नीचे का युवक सुरक्षित था, आकाश में परी डॉक्टर ने अपने नम और लाल छोटे मुंह को ढक लिया। उसके चेहरे पर सदमा था। परी डॉक्टर ने आंगन की ओर देखा, जो लगभग खंडहर में बदल गया था, और खाली आंखों से घूरती रही। जब उसने भारी जुआन शासक को ले जाने वाले युवक को देखा तो उसकी सुंदर आंखें चमक उठीं। उसके हाथ ने धीरे से ब्लू ईगल के पंखों को छुआ, क्योंकि वो धीरे धीरे आंगन में उतर रहा था। चील की पीठ से तेजी से नीचे कूदते हुए परी डॉक्टर जियाओ यान की तरफ चली गई और अपनी नजर उस जगह पर फेंकी जहां म्यूशे को फेंका गया था। उसने धीरे से कहा, वो कैसा है? कम से कम गंभीर रूप से घायल तो है। जियाओ यान ने अचानक कुछ बार हिंसक रूप से खांसने से पहले मुस्कुराया। उसके हाथ ने उसके मुंह को ढक दिया और एक पल बाद उसकी हथेली पर खून का धब्बा दिखाई दिया। क्या तुम ठीक हो? जियाओ यान के पीले चेहरे को देखकर परी डॉक्टर ने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई और चिंता से पूछा, यह कोई गंभीर बात नहीं है, मैंने बस खुद को ज्यादा थका दिया है। जियाओ यान ने बेपरवाह तरीके से अपना हाथ हिलाया। फिर उसने अपनी हथेली को दीवार के धूल भरे कोने की ओर किया और धक्का दिया। हवा ने धूल को उड़ा दिया, जिससे उसके नीचे खंडहर दिखाई देने लगे। जियाओ यान ने खंडहर के नीचे बेहोशी से हिलते हुए शरीर को उदासीनता से देखा। उसने कुछ बार धीरे से खांसने से पहले अपने भारी शासक को धीरे धीरे खंडहर के किनारे खींच लिया। एक धमाकेदार आवाज के साथ उसके हाथों में भारी शासक ने एक टूटी हुई चट्टान को एक तरफ गिरा दिया और पीले सफेद चेहरे वाले मुशे को प्रकट किया, जो बहुत ही भयानक स्थिति में था। मुझे खेद है, लेकिन तुम हार गए। इस समय मुशे के पैर पहले से ही कुचले हुए थे। उसका पीला सफेद चेहरा बेहद भयानक था और उसकी सांस की आवाज इतनी कमजोर होती जा रही थी कि उसे मुश्किल से सुना जा सकता था। यह स्पष्ट था कि वह अपने जीवन के अंत तक पहुंच रहा था। छोटे कमीने, मैंने अभी भी तुम्हें कम आंका है। मुशे के मुंह से एक कमजोर कर्कश आवाज आई। हालांकि उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन नफरत कम नहीं हुई। जियाओ यान बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें भावशून्य बनी रहीं। मुशे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसमें दया का कोई संकेत नहीं दिखा। बेटे, अगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करने दूंगा। ऐसा लगता है कि जियाओ यान उसे कोई दया नहीं दिखाएगा। मुशे के शब्दों में दया की भीख मांगने के कोई संकेत नहीं थे। इसके बजाय ये एक खतरनाक हत्या के इरादे से भरा था। मुझे लगता है कि तुम्हें यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जियाओ यान ने उदासीनता से बात की। उसने खुद को नीचे किया और मुशे के शरीर को खोजा। एक पल बाद उसका हाथ खाली हाथ लौटा और उसने अपना सिर झुकाकर पूछा, पत्थर के बक्से में तुम्हें जो जुआन क्लास 2 तकनीक मिली थी, वो कहाँ है? हाँ, तुम्हें भी इसमें दिलचस्पी है? ये अफसोस की बात है। अगर मैं मर गया तो तुम इसे कभी नहीं पा सकोगे। मुश्किल से अपना सिर उठाते हुए मुशे के चेहरे पर एक घनी निराशा भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। जियाओ यान की हरकत देखकर उसे लगा कि शायद उसे कुछ ऐसा मिल गया है जिससे उसे दूसरे पक्ष से मोलतोल करने का अधिकार मिल गया है। सिर को थोड़ा झुकाकर जियाओ यान धीरे से खड़ा हुआ और असहाय होकर अपने हाथ फैला दिए। वो एक पल के लिए चुप रहा और अचानक मुस्कुराया, चूंकि ये ऐसा है तो तुम जाकर मर सकते हो। ये शब्द कहने के बाद जियाओ यान का चेहरा अचानक बर्फीला हो गया। उसके हाथ में भारी जुआन रूलर भारी और गुस्से से मुशे की छाती की ओर टूट पड़ा। निर्णायक जियाओ यान को देखते ही
मुशे की आंखों में सदमा और डर झलक उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ यान आकर्षक जुआन क्लास 2 तकनीक को छोड़ने को तैयार था। मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें जुआन क्लास 2 तकनीक के छिपने की जगह बताता हूं। अब से हम एक दूसरे पर कुछ भी एहसान नहीं करेंगे। मौत की छाया में मंडराते हुए म्यूशे अचानक चिल्लाया, इसे भूल जाओ। जुआन क्लास 2 तकनीक की तुलना में मुझे किसी जहरीले सांप जैसे ठंडे खून वाले जानवर द्वारा याद किए जाने से नफरत है। एक मोटी मुस्कान के साथ जियाओ यान के हाथ में भारी शासक निर्दयता से मुशे की छाती पर टूट पड़ा। धमाका। दबी हुई आवाज के बाद मुशे की आंखें बाहर निकल आई, जबकि उसका शरीर हिंसक रूप से अंदर की ओर धंस गया। उसके कुचले हुए अंगों से खून की एक मुट्ठी बेतहाशा बाहर निकल गई। युवक को घूरती हुई आंखें दुष्टता से भरी हुई थी। अंत में मुशे का शरीर धीरे धीरे नरम हो गया और उसमें से जीवन जल्दी से गायब हो गया। मलबे के नीचे कुचली हुई बर्फीली लाश को देखते हुए जियाओ यान ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक सांस छोड़ी। फिर वो मुड़ा और पास में परी डॉक्टर की ओर चल पड़ा। चलो चलते हैं, मुशे मर चुकी है। पेड़ गिरने पर वानर बिखर जाते हैं। नेता के बिना वुल्फ हेड मर्सनरी कंपनी पहले ही भंग हो चुकी है, जियाओ यान ने धीरे से कहा और परी डॉक्टर के पास चला गया। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ दिखाई दिया। हां, एक कोमल आवाज ने जवाब दिया। परी डॉक्टर की सुंदर आंखों ने अपने आसपास के माहौल को देखा और पाया कि म्यूशे की मौत के बाद बचे हुए भाड़े के सैनिकों में अब लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी। वे अपने पीले चेहरों के साथ सभी दिशाओं में भाग गए। ऐसा लगता है कि उन्हें डर था कि जियाओ यान उन्हें मार सकता है। परी डॉक्टर ने धीरे से आह भरी। म्यूशे की मौत के साथ तीनों के बीच की सारी शिकायतें भी गायब हो गई। उसने अपना नम लाल मुंह बंद किया और धीरे से कहा, अब जाने का समय हो गया है। पीछे मुड़ते हुए परी डॉक्टर ने सावधानी से जियाओ यान को ब्लू ईगल की पीठ पर चढ़ने में मदद की। वो उसके पीछे उठी और अपना हाथ हिलाया। चील की तरह चीखते हुए ब्लू ईगल धीरे धीरे आसमान में ऊपर की ओर बढ़ा। ब्लू ईगल ने एक बार आसमान का चक्कर लगाया और फिर तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया। एक पल बाद वो नीले आसमान में गायब हो गया। जियाओ यान और परी डॉक्टर द्वारा आंगन को अस्त व्यस्त करने के कुछ ही समय बाद मुशे की मौत की खबर पूरे किंगशान शहर में फैलने लगी। इस खबर को लेकर सभी के चेहरे सदमे से भर गए। ये सदमा तब खौफ में बदल गया जब उन्हें पता चला कि मुशे को मारने वाला वास्तव में वो युवक था जिसे मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदरूनी इलाकों में खदेड़ा गया था। 20 साल से कम उम्र का दिखने वाला एक युवक वास्तव में वुल्फ हेड मर्सनरी कंपनी के तीनों कंपनी लीडरों को मारने में कामयाब रहा था। इस क्रूर वास्तविकता ने अधिकांश लोगों को थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। म्यूशे की मृत्यु ने वुल्फ हेड मर्सनरी कंपनी के विघटन की घोषणा भी की। म्यूशे के नेतृत्व के बिना किंगशान टाउन में अहंकारी तरीके से काम करने वाली ये महान शक्ति धीरे धीरे एक महत्वहीन शक्ति में बदल गई थी। ये सब एक युवा व्यक्ति की वजह से हुआ। स्वाभाविक रूप से वुल्फ हेड मर्सनरी कंपनी के अंत का जियाओ यान के लिए कोई मतलब नहीं था। किंगशान टाउन उसके प्रशिक्षण का केवल पहला चरण था। शायद भविष्य में जब उसका कठिन प्रशिक्षण समाप्त हो जाए तो उसे कभी कभी ये छोटा शहर याद आ जाए जो मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के बगल में स्थित था। यहां अपने जीवन में पहली बार उसने ऐसे लोगों के समूह का पीछा किया जो उसकी जान लेना चाहते थे। किंगशान टाउन छोड़ने के बाद जियाओ यान मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज को पार करने के लिए जल्दी नहीं करता था। इसके बजाय उसे परी डॉक्टर द्वारा अत्यंत सघन ऊर्जा वाले स्थान पर ले जाया गया। जियाओ यान इस स्थान से अपरिचित नहीं था। यह स्थान वो बेसिन था जहां कई औषधीय जड़ी बूटियां उगती थी। वो औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाली टीम के साथ इसके बाहरी क्षेत्र में गया था। हालांकि इस बार परी डॉक्टर के नेतृत्व में
वे आकाश से उड़कर सीधे बेसिन के भीतरी क्षेत्रों में पहुंच गए थे। वे धीरे धीरे बेसिन के भीतरी क्षेत्रों में एक छोटी सी घाटी में उतरे जहां ऊर्जा के घनत्व ने जियाओ यान को एक अनियंत्रित खुशी दिखाई। तुरंत उसका उत्साह बढ़ गया। तुम क्या सोचते हो? ये जगह अच्छी है ना? यहां की छोटी सी घाटी बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग है और आसमान घने कोहरे से छिपा हुआ है। अगर जियाओ लैन यहां नहीं घुसी होती तो मुझे डर है कि मैं इस अजीब जगह को कभी नहीं ढूंढ पाती। जियाओ यान के हैरान चेहरे को देखकर परी डॉक्टर प्रसन्न हुई और वो गर्व से हंस पड़ी। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। जियाओ यान ने सिर हिलाते हुए जगह की प्रशंसा करना जारी रखा। उसकी नजर घाटी पर पड़ी जो फीकी ऊर्जा के कोहरे से भरी हुई थी और इस घाटी में उगने वाले कई प्रकार के कीमती औषधीय पौधों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। कोहरे के साथ मिलकर खुशबू की एक के बाद एक खुशबू लोगों को तरोताजा कर रही थी। क्या हम कुछ समय के लिए यहां रुकेंगे? मेरी 7 रंग की जहर की किताब में कुछ व्यंजनों के लिए आवश्यक कुछ औषधीय पौधे यहां मिल सकते हैं। परी डॉक्टर ने जियाओ यान की ओर देखा। उसके स्वर से पता चल रहा था कि वो इस मामले पर चर्चा करना चाहती है। कोई समस्या नहीं। परी डॉक्टर के सुझाव को सुनकर जियाओ यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। ऐसा अच्छा प्रशिक्षण मैदान उसे आसानी से नहीं मिल सकता था। उसके दिल में उसे उम्मीद थी कि उसे इस जगह पर दूसरे स्तर पर पदोन्नत किया जा सकता है। हालांकि घाटी अलग थलग थी और वो केवल ब्लू ईगल पर भरोसा कर सकता था कि वो उसे उड़ाकर ले जाएगा। जियाओ यान बहुत चिंतित नहीं था। याओ लाओ और पर्पल क्लाउड विंग्स के साथ अगर कोई समस्या होती तो वो भी उड़कर बाहर आ सकता था। ये देखकर कि जियाओ यान सहमत हो गई थी, परी डॉक्टर ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने ब्लू ईगल का सामना किया और अपनी बांस की सीटी बजाई जिससे वो स्वतंत्र रूप से उड़ सके। जिसके बाद वो जियाओ यान को घाटी के एक कोने में ले गई। उसकी पतली उंगली ने वहां एक पुआल के शेड की ओर इशारा किया और कहा, "ये मैंने बनाया है। हम घाटी में रहने के दौरान यहां रहेंगे। हाँ, ये एक पुआल शेड हो सकता है, लेकिन मेरे साथ एक सुंदरी के रहने से दिन खुशी से बीतने चाहिए।" जियाओ यान ने सिर हिलाया और उसकी नजर पुआल शेड पर पड़ी। जब उसने अपना सिर झुकाया और परी डॉक्टर के चिकने चेहरे को देखा तो जियाओ यान मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाई। परी डॉक्टर का चेहरा उसके शब्दों को सुनकर लाल हो गया। उसने जियाओ यान को एक नाराज लेकिन प्यारी नजर से देखा और फिर अपनी मुट्ठी दिखाई। धीमी आवाज में उसने चेतावनी दी, "तुम मजाक करने की हिम्मत मत करना क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं। उफ, मैं बिना जाने किसी अज्ञात जहर से जहर नहीं खाना चाहता।" जियाओ यान ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, "हम्फ।" परी डॉक्टर की सुंदर नाक सिकुड़ गई जब उसने अपना हाथ जियाओ यान की ओर बढ़ाया और कहा, "मैं कुछ जड़ी बूटियां लेने जाऊंगी। तुम इस जगह का पता लगा सकते हो।" ये शब्द कहने के बाद वो मुड़ी और दूर के औषधीय पौधों की ओर चली गई। जियाओ यान ने मुड़कर देखा और परी डॉक्टर को धीरे धीरे खुद को दूर करते हुए देखा। वो मुस्कुराया और विपरीत दिशा में चला गया और फुसफुसाया, "गुरु, इस जगह पर कोई समस्या नहीं है ना? इस जगह की भौगोलिक स्थिति अजीब है। बाहरी दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर कीमती औषधीय पौधों का एक साथ उगना बहुत ही असंभव है और किसी कारण से यहाँ की ऊर्जा भी बहुत शुद्ध है, जो आपके प्रशिक्षण के लिए एकदम सही है।" रिंग के अंदर से याओ लाओ की बूढ़ी आवाज आई, "यहां 1 या 2 महीने और प्रशिक्षण लेने के बाद मुझे लगता है कि तुम एक सच्चे डूशी बन पाओगे।" डूशी। जियाओ यान के कदम अचानक रुक गए। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। ऊपर आसमान में घने कोहरे को देखते हुए उसने धीरे से कहा, "अगर हम समय की गिनती करें तो मुझे गए हुए आधे साल से ज्यादा हो गया है। 3 साल के समझौते में 1 साल से भी कम समय बचा है। तो जल्दी करने की कोशिश करो। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रशिक्षण अपने अंत तक पहुंच रहा है। तुम्हारा अगला पड़ाव टाइगर रेगिस्तान है। हाँ,
वहां की कठिन ट्रेनिंग मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की तुलना में और भी ज्यादा कठिन और खतरनाक होगी। याओ लाओ की हंसी में एक गर्व भरा स्वर था। असहाय रूप से अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने कहा, क्या मैं काफी कठिनाइयों को नहीं झेल रहा हूं? हे, तुम आराम से प्रशिक्षण ले सकते हो। टाइगर रेगिस्तान खतरनाक हो सकता है, लेकिन वहां की सांप औरतें डू क्यूई महाद्वीप की खासियत है। अगर आप भाग्यशाली हैं, तो आप एक सांप महिला को एक महिला दास के रूप में प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। हाँ, जियाओ यान ने अपनी आंखें घुमाई और याओ लाओ के बारे में चिंता करने के लिए बहुत आलसी था, जो अपनी वरिष्ठता के अनुरूप काम नहीं कर रहा था। उसने अपना सिर नीचे करना जारी रखा और घाटी के आसपास का अध्ययन किया। आगे के समय में वो यहां रहेगा और चुपचाप प्रशिक्षण लेगा, जब तक कि उसे एक सच्चे डू शी के रूप में पदोन्नत नहीं किया जाता।